नमस्कार, मैं हूं रौनक भाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पर बीजेपी नेताओं की नाराजगी दूर करने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। दरअसल न्यूज इंडिया ने आपको पहले भी बताया था कि बीजेपी नेताओं में नाराजगी है, जिसको आलाकमान दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज इंडिया पर बीजेपी नेताओं को मनाने की कोशिश। राजस्थान में बीजेपी नेताओं में नाराजगी चल रही है, जिसे दूर करने की कोशिश यहां पर आला कमान की तरफ से की जा रही है। राजस्थान के जो प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो पहुंच चुके हैं राजस्थान और लगातार वो नेताओं से मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें मना रहे हैं। तो ये नाराजगी लगातार सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि इसको मनाने की कोशिश, इसको खत्म करने की कोशिश, और इस बात का आदेश आला कमान की तरफ से है कि ये नाराजगी, जो मतभेद पार्टी के नेताओं के बीच उभर रहे हैं, इन्हें खत्म किया जाए। तो न्यूज इंडिया ने इस वक्त इस बात पर पहले भी अपनी खबर दिखाई थी कि राजस्थान बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, बीजेपी नेताओं के बीच नाराजगी है। और हमारे सहयोगी लखवीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधा लखवीर का रुख करते हैं। लखवीर, ये जो नाराजगी दूर करने की कोशिश है, अरुण सिंह वहां पहुंचे हुए हैं, किन किन बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की? देखिए रमन, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर उपचुनाव में तीसरे और चौथे स्थान पर रहे और एक सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाए, तो स्वाभाविक सी बात है राष्ट्रीय नेतृत्व स्थानीय इकाई को दो टूक निर्देश देगा कि आखिरकार कमी क्या रह गई और उसको दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर लखवीर, ये तस्वीर एक हम अब चला रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये आपने जो तस्वीर भेजी है, थोड़ा इस तस्वीर के बारे में बताइए कि ये क्या क्या इस तस्वीर के मायने हैं, जो खास और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने भेजी है। देखिए, प्रदेश बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है, कई खेमों में बटी हुई है और उसको कैसे एक मंच पर लाकर खड़ा किया जाए, ये राष्ट्रीय आलाकमान का पहला उद्देश्य है। इसी के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे में जो कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनको वापस से बीजेपी की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर उन्होंने आज सुबह घनश्याम तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के समय से साथी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, उनसे मुलाकात की है, वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा की है और कैसे जो बीजेपी अब आगामी दिनों में एक अवसर तलाश रही है कि जब राजस्थान सरकार अपना मंत्रिमंडल फेरबदल करती है, राजनीतिक नियुक्तियों का विस्तार करती है, तो जो नाराज कांग्रेस के विधायक होंगे उनसे जोड़ तोड़ कर अगर बीजेपी ऑपरेशन लोटस को एक बार फिर भुनाने में क्या कामयाब हो पाएगी, इसके मद्देनजर भी चर्चा घनश्याम तिवारी से की है। तो ये जो खबर है रमन, सबसे पहले न्यूज इंडिया ने तमाम दर्शकों को दिखाई कि अरुण सिंह को 2 टूक निर्देश राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिए थे कि कैसे वो राजस्थान जाएं, स्थानीय इकाई को एकजुट करें, मजबूत करें। बीजेपी को 2023 का जो फाइनल है, जो 2023 का रण है, उसमें कैसे बीजेपी जिस प्रकार से 2018 में परफॉर्म किया था वैसा परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये बड़ा टास्क बीजेपी की स्थानीय इकाई के सामने था। क्योंकि बीजेपी के नेताओं की जमानत जब्त हो जाए उपचुनाव के अंदर, तो उससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में बीजेपी का हाल क्या है। और इसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी रमन 7 नवंबर को। उस बैठक के दौरान भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, दोनों नेताओं ने मौन रखा हुआ था, व्रत रखा हुआ था, चुप्पी थी। पूरी कार्यकारिणी में दोनों ने केवल सांकेतिक उपस्थिति दर्ज कराई थी, जबकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उस मीटिंग में भी स्थानीय इकाई को फटकार लगाई थी कि आखिरकार क्या कारण रह गए, क्यों बीजेपी एकजुट नहीं है, क्यों एक मंच पर नहीं है और क्यों बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। अगर लखवीर, लेकिन ये देखना होगा कि ऑपरेशन लोटस की तो बात आ रही है, ऑपरेशन लोटस की चर्चा की जा रही है, लेकिन हमने देखा था कि जब पिछली बार ये चर्चा हुई थी वो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। सचिन पायलट और गहलोत की नाराजगी और कांग्रेस की आपसी फूट का कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था। और यहाँ पर तो हालात ये हैं कि उपचुनाव में इनको जबरदस्त मुंह की खानी पड़ रही है। तो आपको लग रहा है कि ये ऑपरेशन लोटस जैसी कोई भी चर्चा वहां है और उसका कोई मायने भी रखते हैं? देखिए रमन, भले ही भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में करारी हार का सामना राजस्थान में कर चुकी हो, लेकिन अवसर तलाशने में पीछे नहीं हट रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बड़े स्तर पर मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, राजनीतिक नियुक्तियां होगी, तो कई जो विधायक, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे बसपा के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, जिन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया हुआ है, तो वो स्वाभाविक सी बात है नाराज होंगे। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ कर पाएगी? क्या बीजेपी खुद एकजुट है? बीजेपी के सारे विधायक बैनर के नीचे रहेंगे? ऐसे में अरुण सिंह खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुराने जो वरिष्ठ नेता जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, कांग्रेस के नेताओं से कैसे संपर्क साधा जाए और
सभी विधायकों को ऑपरेशन लोटस को सफल जी। बनाने के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की जाए, क्या ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। जो बिल्कुल आपका बिल्कुल सवाल था लखवीर, कि आप क्या इस खबर भारतीय पर जनता पूरी नजर बनाए रखिए, आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राजस्थान में तो हंगामा मचा ही हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले चुनाव के लिए रण सज चुका है। अब गृह मंत्री अमित शाह अखिलेश यादव के गढ़ में है, तो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के गढ़ में ताल ठोक रहे हैं और यहाँ कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रही है। तो आप ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का जो पूरा का पूरा सियासी माहौल है बिल्कुल गर्म हो चुका है। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह लगातार 2 दिन के अपने काशी दौरे पर थे। वहां भी उन्होंने बड़ी योजना की घोषणा की थी और साथ ही साथ संगठन के लोगों से बातचीत की, आगे की रणनीति बनाने की कोशिश की थी उन्होंने कि किस तरह से आगे बात की जाए। तो आज आजमगढ़ भी वो पहुंचेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव जो कि अपनी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, वो गोरखपुर और कुशीनगर का उन्होंने दौरा रखा है। तो यूपी में पूरी तरह से सज चुका है चुनावी रण और पार्टी के बड़े बड़े नेता पूरा दमखम लगा रहे हैं, अपनी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है। बीजेपी का मिशन पूर्वांचल है, आजमगढ़ में शाह है, मुस्लिम वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की नजर है और 2022 में कौन जीतेगा और किसको एक बार फिर से पीछे रह जाना पड़ेगा, ये सब आपको जल्द ही पता चलता रहेगा। और ये देख सकते हैं आप काशी में शाह की पाठशाला, यानी कल जो बैठक हुई थी उसमें तमाम संगठन के लोगों को बुलाया गया था, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। तो पूर्वांचल को पकड़ मजबूत करने के लिए, पूर्वांचल में एक बार हर पार्टी चाहती है कि उसकी जो पैठ है वो बन जाए, तो इसीलिए लगातार बड़े बड़े नेता ये कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो चुनावी रण है वो सज चुका है और अखिलेश शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जीत उनके हाथ लगे। तो आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ में ताल ठोकी है। आजमगढ़ जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहां से वो गए नहीं है, तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास शुभारंभ करने की बात यहां पर की जा रही है। और अखिलेश यादव ने भी अपनी रथ यात्रा के लिए जो जगह चुनी है वो चुनी है गोरखपुर से लेकर कुशीनगर, यानी उनकी भी पूरी कोशिश है कि जहां मुख्यमंत्री का इलाका है, जहां मुख्यमंत्री की पकड़ सबसे ज्यादा है, उस क्षेत्र से सेंध लगाने की कोशिश की जाए। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के मजबूत गढ़ों को ढहाने की कोशिश यहां पर करती हुई नजर आ रही हैं। तो बेहद दिलचस्प उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार होने वाला है। चुनावी शोर शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया के स्क्रीन पर। और ये पांचों तस्वीर जो आप इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं उससे साफ साबित हो रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अब चुनावी रंग में रंग चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावों के साथ, वादों के साथ मैदान में है, रथ यात्राओं का जोर है और इसके साथ ही साथ घोषणाओं का भी। बीजेपी के लिए एक खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भी उसकी सरकार है, केंद्र में भी उसकी सरकार है, जिसे वो डबल इंजन की सरकार कहते हैं। और ऐसे में बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा वो कर सकते हैं क्योंकि चुनाव अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, आचार संहिता नहीं लगी है। तो ऐसे में उनकी पूरी कोशिश होगी कि लोक लुभावन जो योजनाएं हैं, लोक लुभावन जो घोषणाएं हैं, उन्हें किया जाए। और आप देखते हैं कि पूरी स्ट्रेटेजी और तैयारी के साथ अमित शाह भी जाते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि किस क्षेत्र में किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो उसकी घोषणा की जाती है, शिलान्यास किया जाता है। आजमगढ़ में भी विश्वविद्यालय की बात यहां पर की जा रही है, शिलान्यास किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं और खासकर पूर्वांचल का जो वोट बैंक है उसके ऊपर काफी फोकस हर पार्टी का है। अमित शाह बनारस के दौरे पर रहे, बनारस और आसपास के इलाकों में उनके इस दौरे से काफी फर्क पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात रही है कि संगठन को मजबूती देना, किसी भी पार्टी का जीत का चांस उतना ज्यादा बढ़ जाता है जितना उसके पास मजबूत संगठन होता है, मजबूत कार्यकर्ता होते हैं। और अमित शाह की लगातार ये रणनीति रही है, चाहे वो तब जब वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे या फिर अब जब वो प्लान करते हैं या फिर वो जाते हैं संगठन के लोगों से बात करते हैं, तो कोशिश यही होती है कि बूथ लेवल तक कार्यकर्ता को मजबूत किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब बैठक हुई होगी तो उन्होंने अलग अलग विधानसभा से जो उनके संगठन से जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता पहुंचे होंगे उनसे फीडबैक भी जरूर लिया होगा। और शेखर आनंद जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी हमारे साथ, सीधा शेखर का रुख करते हैं। तो शेखर, उत्तर प्रदेश का ये दंगल शुरू हो चुका है और हर पार्टी का बड़ा नेता, कद्दावर नेता ताल ठोक रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में और खासतौर से जो पूर्वांचल की सीटें हैं उसको लेकर के जिस तरीके की दिलचस्पी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी अपनी तरह से यहां दमखम लगा रही है। आज देखिए कितना दिलचस्प नजारा उत्तर प्रदेश में बन रहा है कि गोरखपुर
जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है वहां पर अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं और वो अपनी विजय यात्रा जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, जनसभाएं करेंगे छोटी छोटी अलग अलग जगहों पर और मथने की कोशिश करेंगे कि वो पूर्वांचल में गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है उसको किस तरीके से कैप्चर करें। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे हैं और उन्होंने लगातार जो कार्यकर्ताओं की बैठक है, प्रभारी हैं, उनसे विचार विमर्श किया है, आगे की रणनीति बताई है, बूथ लेवल कैसे जीता जाए, बूथ कैसे जीते जाएं, इसको लेकर के जो व्यूह रचना है उसको समझाया है। और इसके बाद आज योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ जाने वाले हैं, जहां पर वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। आजमगढ़ कितना महत्वपूर्ण है इस बात को समझिए कि जब अखिलेश यादव का राजनीति में पदार्पण होता है और वो सांसद के लिए अपनी सीट तलाश रहे होते हैं, तो फिर जो नेताजी हैं मुलायम सिंह यादव ने उनके लिए कन्नौज की सीट छोड़ी और खुद जाकर के आजमगढ़ से चुनाव लड़े। और आजमगढ़ में उसके बाद अखिलेश यादव ने भी इस परिपाटी को बनाया। जब उनकी वाइफ कन्नौज से चुनाव लड़ती है डिंपल यादव, तो आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि बात उत्तर प्रदेश की हो रही है और जब पिछली बार अखिलेश यादव सत्ता में आए थे तो उनकी ये रथ यात्रा बड़ी पॉपुलर हुई थी। सबने देखा था कि एक युवा नेता जो साइकिल में जाता है, रथ में जाता है, तो इस बार उनकी रथ यात्रा कितना असर डालेगी। और साथ ही साथ अमित शाह जो आजमगढ़ में जाकर ललकार लगा रहे हैं, गढ़ में जा रहे हैं, तो कौन किसका किला बेच पा रहा है इस बार? देखिए, ये अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि ये जनता जनार्दन के हाथ में है। जनता ही इस समय भगवान है चुनाव में, हर पार्टी के लिए भी। ये जो आपने सवाल रखा है बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए, अखिलेश यादव की जो पहली रथ यात्रा थी, मतलब 2008-9 का जो आप जिक्र कर रहे हैं, उस समय उनको सदमा लगा था। सदमा कैसा था? उनकी जो वाइफ हैं वो डिंपल यादव फतेहपुर सीकरी से चुनाव हारती और उसके बाद अखिलेश यादव कमान संभालते हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश को एक बस, जिसको रथ यात्रा रथ का नाम दिया गया था, उससे मथ डालते हैं। और उस समय मायावती की सरकार थी और जब अखिलेश यादव ने मथना शुरू किया और जो हवा बनी उसने उठा करके 2012 में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया। और बड़ा दिलचस्प है, 2007 में मायावती ने गठबंधन की दौर की राजनीति उत्तर प्रदेश में खत्म की। 206 विधायकों के साथ वो सत्ता में आए, बाद में वो 16 हो गए। उसके बाद अखिलेश यादव इससे भी बड़ा आंकड़ा लेकर के 2012 में चीफ मिनिस्टर बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी 2017 में 300 का आंकड़ा पार कर जाती है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है। अखिलेश यादव ये मान करके चल रहे हैं कि 2022 का ये जो विधानसभा चुनाव है, इसमें उनकी विजय यात्रा है। इस यात्रा का नाम विजय यात्रा, या मान कर चल रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ये सब पीछे छूट जाएंगे और 2022 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। लेकिन और बड़ा दिलचस्प बात इस वक्त ये है कि तुलना करने के लिए दोनों हमारे सामने हैं, अखिलेश यादव भी हैं और योगी आदित्यनाथ भी हैं। दोनों ने ही अपना कार्यकाल किया है, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता दोनों को ही देख चुकी है। तो अब ये नहीं है दोनों के पास ऑप्शन कि भैया वो मुख्यमंत्री आएगा तो ये कर लेगा, क्योंकि दोनों की कार्यशैली से जनता परिचित है। तो कितना फायदा या नुकसान होगा दोनों को इस बात का? देखिए, यहीं पर एक्स फैक्टर लागू होता है। राजनीति में एक एक्स फैक्टर होता है, इसी जगह पर एक्स फैक्टर लागू होगा और वो एक्स फैक्टर कोई और नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत लेकर के 2014 में प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले अमित शाह हैं। 2013 में जब उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी तब वो प्रभारी बनाए गए थे और उत्तर प्रदेश की एक एक गली, एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ उस आदमी ने मत डाला है। गाढ़ी उबली हुई चाय पीने के शौकीन अमित शाह, आप समझिए कितना गाढ़ा खेल करते हैं कि आज तक 3 चुनाव बीत गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हर बार अपना कमल ऐसे खिला देती है जैसे आंख पलक झपकी और खुली और बीजेपी को बहुमत मिल गया। अमित शाह एक बार फिर मैदान में। बिल्कुल 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 शेखर, आपके पास तमाम जानकारी और अपडेट के लिए हम लोग आते रहेंगे, लेकिन रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक जंग है बेहद दिलचस्प हो गई है, अलग अलग मोहरें और बिसात बिछ चुकी है। और बात करते हैं एक और बड़ी खबर का, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, और इस खबर के किरदार हैं शिवपाल यादव। जी हां, तो शिवपाल यादव ने कहा है अपना रथ यात्रा का जो कार्यक्रम है वो उन्होंने रद्द कर दिया है। तो ये बड़ी खबर। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और चेहरा शिवपाल यादव। रथ यात्रा को 2 चरणों को शिवपाल ने स्थगित कर दिया है। अब शिवपाल यादव
ने ये बड़ी खबर आपको बता दें तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चाचा भतीजा साथ आएंगे, क्या अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में फिर से दोस्ती हो सकती है, और यूपी की सियासत से ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल यादव ने कुछ शर्तें रखी हैं वापस आने के लिए। और हमारे सहयोगी विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। तो विवेक, शिवपाल यादव दिल तो दिखा रहे हैं वापस आने का, लेकिन क्या अखिलेश यादव इतना बड़ा दिल दिखा पाएंगे? शिवपाल यादव ने जो शर्तें रखी हैं उन्हें मान पाएंगे? क्योंकि शिवपाल यादव ने कहा कि जो लोग जीत सकते हैं उन्हें टिकट दें अखिलेश यादव, मुझे दें या ना दें। विवेक, तो चलिए विवेक से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनका रुख करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बेहद दिलचस्प इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति हो गई है और चाचा भतीजा जो नाराज थे अब आपस में मिलना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चाचा की जो मांगे हैं वो भतीजा मानेगा? क्योंकि शिवपाल यादव का कहना है कि इस पार्टी के लिए हमने बहुत कुछ किया, नेताजी के लिए बहुत कुछ किया और वो पूरा त्याग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या उनका त्याग अखिलेश यादव मानेंगे? और साथ ही साथ शिवपाल यादव कहते हैं कि जिनको मैं कहूं टिकट उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें टिकट दिया जाएगा तो वो जीत जाएंगे। शिवपाल यादव ये भी कहते हैं कि मुझे टिकट ना मिले कोई बात नहीं। तो हमारे सहयोगी विवेक तिवारी फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। तो विवेक, शिवपाल यादव बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या अखिलेश यादव इतना बड़ा दिल दिखा पाएंगे कि उनकी सारी मांगे मान लें? देखिए, सारी मांगे ना भी माने तो कुछ ना कुछ मांगे जरूर मानी जाएंगी और ये पैचअप हो जाएगा। देखिए, शिवपाल यादव की 7 चरणों की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा थी जो मथुरा से शुरू हुई थी। 5 चरण उनके पूरे हो चुके हैं। 17 नवंबर को 6ठा चरण और 24 नवंबर को 7वां चरण होना था, जिसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। और ऑफिशियली अब से 9:30 बजे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बलिया में उनकी हुई उसमें उन्होंने इसको अनाउंस भी कर दिया है। 17 से 24 के बीच में 22 नवंबर एक तारीख पड़ती है जो मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और उसी दिन ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच में एक गठबंधन या मर्जर, दोनों में से कोई एक चीज हो जाएगी या उसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। और ये सब कुछ मुलायम सिंह यादव करने जा रहे हैं। शिवपाल यादव मुलायम सिंह की बात कभी नहीं टालते हैं और उन्होंने अपने भविष्य का सारा फैसला मुलायम सिंह यादव पर छोड़ रखा है, जिसका फैसला 22 नवंबर को होना है। इसीलिए उन्होंने अपनी ये रथ यात्रा थी इसको पोस्टपोन कर दिया है। उनको अब देखना है कि 22 नवंबर को क्या फैसला होता है, बात कहां तक पहुंचती है। आज शिवपाल यादव ने एक और अहम बात की जिन्होंने पहले नहीं कही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको आश्वासन मिला है। ये स्पेसिफिकली बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कही है। ये आश्वासन उनको मुलायम सिंह यादव की ही तरफ से मिला है कि आप परेशान ना होइए, आपकी बात रखी जाएगी। तो अब मामला यहाँ फंसा हुआ है कि कितनी सीटें मिलती हैं, उनके कितने लोगों को एडजस्ट किया जाता है मर्जर में या अलायंस में, ये सारी चीजें तय होनी बाकी है। लेकिन मुलायम सिंह यादव का कहना चूंकि शिवपाल नहीं टालते हैं और वो ये चाहते हैं कि अखिलेश और शिवपाल दोनों एक हो जाएं। पार्टी के जो दूसरे लोग हैं, जो यादव परिवार के करीबी लोग हैं, उन्होंने भी काफी दबाव डाला है, समझाया बुझाया अखिलेश और शिवपाल को अलग अलग। इटावा और सैफई के इसमें बहुत सारे लोग हैं। तो 22 नवंबर को जो कुछ होना है उसके मद्देनजर इस यात्रा को पोस्टपोन किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक तिवारी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात यही है कि कितने सीट मिलेंगे, कितने टिकट मिलेंगे, इस पर ये सारा पेंच अटका रहेगा। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ही पूर्वांचल में किस तरह से चुनावी रण सजा हुआ है, किस तरह से हर पार्टी की पूरी कोशिश है कि पूर्वांचल में जीत का झंडा लहराया जाए। और 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव। तो तीनों ने पूरी ताकत झोंक दी है इस वक्त। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस में भी लगातार मंथन का दौर चल रहा है। लगातार कांग्रेस की कोशिश भी इस बात को लेकर है कि बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ता को मजबूत किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी रणनीति ही रही है कि बूथ जीतो और चुनाव जीतो, बूथ मजबूत करो और चुनाव में बड़ी जीत हासिल करो, और बड़ा लक्ष्य वो सामने रखते हैं। 300 से ज्यादा का लक्ष्य इस बार भी वो देंगे और उसके बाद उनकी कोशिश होगी कि उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के पदाधिकारी उस लक्ष्य को हासिल करने में जुट जाएं। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश में लगातार ताबड़तोड़ दौरे किए हैं और उत्तर प्रदेश से कोई भी जुड़ा मुद्दा वो छोड़ती नहीं है। वो चाहे लखीमपुर खीरी हो या कोई दूसरा मुद्दा, वो तुरंत वहां पहुंचती है। और अब अखिलेश यादव का रथ भी पूर्वांचल में घूमने लगा है। गोरखपुर से लेकर कुशीनगर तक अखिलेश यादव समाजवादी साइकिल की घंटी बजा रहे हैं। तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सत्ता का संघर्ष जारी हो चुका है। और हमारे सहयोगी अभिनव पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधा अभिनव का रुख करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अभिनव, ये सत्ता का जो संग्राम है, जो लगातार जो नेता है, पूरी कोशिश है कि पूर्वांचल का वोट बैंक खिसका लिया जाए। कितना महत्वपूर्ण है पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में?
देखिए, इसी से आप समझ सकते हैं कि 138 विधानसभा की सीटें और 36 लोकसभा की सीटें पूर्वांचल से आती हैं। इसीलिए अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो फोकस्ड होता है पार्टियों का वो पूर्वांचल पे होता है, और पूर्वांचल ऐसा गढ़ है जहां भावना के आधार पर, जाति के आधार पर आप किसी को भी डाइवर्ट कर सकते हैं। पूर्वांचल के लोग जो है वो चूंकि कैश क्रॉप वहां पर नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहते हैं, पलायन वहां पर बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है। और मुझे याद है कि सबसे पहले जो है अगर आप देखिए तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जब विश्वनाथ गहमरी जो पहले सांसद हुआ करते थे पूर्वांचल के, जब उन्होंने पूर्वांचल में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से बाकायदे इसकी पूर्वांचल की बदहाली की गाथा भी कही थी। आज उसी को लेकर अगर आप देखिए तो पूर्वांचल 2013 में जब नरेंद्र मोदी ने वहां पर रैली की थी तो उन्होंने पूर्वांचल की पूरी हिस्ट्री बताई थी और कहा था कि पूर्वांचल कितना बदहाल है, लेकिन हम उसको संवारेंगे। और उसी के मद्देनजर आप देखिए तो बनारस से लेकर गोरखपुर, कुशीनगर या फिर गाजीपुर या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये सारी चीजें देखिए तो इन 7 सालों में जो है इस चीजों को हुआ है, और उसी का गाथा जो है भारतीय जनता पार्टी गा रही है। उधर आप देखिए तो अखिलेश यादव जो रथ है उनका गोरखपुर, गोरखनाथ की धरती से जो है वो फिर से संवारेंगे और उसके बाद कुशीनगर जाएंगे। प्रियंका वाड्रा को अगर आप देखिए तो वो कुशीनगर के अलावा गोरखपुर वो अपनी बड़ी रैली की बात से दो बातें आपसे जानना चाहेंगे। आपने दो बातें कही कि गोरखपुर में एक्सप्रेसवे भी है, गोरखपुर में विकास हुआ है, पूर्वांचल में हाईवेज बने हैं, लेकिन आपने यह भी कहा कि जाति के आधार पर खिसकाने की भी कोशिश होती है। तो इस बार क्या विकास पर वोट या फिर जातीय समीकरण ही सेट करने में जुटी है पार्टियां? नहीं, देखिए जाति को आप नहीं नकार सकते, क्योंकि अगर आप देखिए तो वहां पर चाहे ओम प्रकाश राजभर की, चाहे राजभर समाज हो जाए, या इसके बाद निषाद वोट बैंक वो पूर्वांचल में खासा, और खासकर के गोरखपुर में अगर आप देखिए तो चलिए अभिनव, आप नजर बनाए रखिए, तमाम जानकारी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस वक्त इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज इंडिया में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।